इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर को हम पी से डिनोट करेंगे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स डब्ल्यू अपॉन टी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए गिवन टाइम, दैट इज योर पावर। क्लियर है? तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। Let current I flows through a conductor for time t, and if V is the potential difference applied through it, then पावर किसके बराबर हो जाएगा? W अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है और जिसके दोनों एंड्स क्या है, A और B हैं, तो हमें चार्ज को मान लीजिए एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाना है, ठीक है ना। Q अमाउंट का कोई चार्ज है, उसको हमें यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाना है, तो कुछ स्मॉल वर्क डन करेंगे। मान लीजिए कोई स्मॉल चार्ज है, मूव कर रहे हैं, तो उसको मूव करने के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा, ठीक है ना, और साथ में कुछ टाइम भी लगेगा उसको ले जाने के लिए, ठीक है। क्लियर? तो पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होता है? पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू। क्यू अमाउंट को, चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, या फिर उसको हम ऐसे भी सकते हैं, स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल चार्ज डी क्यू, ठीक है ना। अब वर्क डन किसके बराबर आ गया? वर्क डन आ गया वी डी क्यू, ठीक है ना। अब डी क्यू क्या है? स्मॉल चार्ज है। तो करंट की डेफिनेशन क्या कहती है? करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और या फिर आप कह लो क्यू अपॉन टी, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डी क्यू की जगह लिख सकता हूं ना मैं आई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा? V, और डी क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने? आई डी टी, ठीक है ना। ये स्मॉल वर्क डन हो गया, और एंटायर वर्क डन क्या होगा? तो इसको इंटीग्रेट कर दो, एंटायर वर्क डन, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी, ठीक है ना, वी आई टी। इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं, इस W की जगह, इस W की जगह मैं यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है ना, वी आई टी। तो देखिए टी से टी कट गया, तो पावर किसके बराबर आ गई? वी आई, पावर आ गई अपनी वी आई, ठीक है ना। तो एक तो पावर मेरी बन गई वी आई। दूसरा, एज पर ओम्स लो, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो मैं V की जगह अगर आई आर पुट कर दूं, तब क्या बन जाएगा? पावर आई स्क्वायर आर। और अगर I की जगह मैं V अपॉन आर कर दूं, तब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए तीन एक्सप्रेशन आ गए मेरे पास पावर के, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। मतलब जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम अलग अलग एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या है पावर की? वाट, ठीक है ना। पावर को किसे मेजर करते हैं? वाट में मेजर करते हैं। दूसरा, अगर इस हिसाब से निकाली जाए ऐसा यूनिट, तो वर्क को पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, तो यहां से अगर देखा जाए तो जूल पर सेकेंड, ठीक है, एक यूनिट ये बनती है जूल पर सेकेंड, और दूसरी यूनिट वाट होती है, ठीक है। और ये देखिए वाटेज के अलग अलग यूनिट हैं, जैसे 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट में 1000 वाट्स आ जाएंगे। ऐसे 1 मेगा वाट है तो 10 टू द पावर 6 वाट आ जाएगा। 1 गीगा वाट है तो 10 टू द पावर 9 वाट आ जाएगा। ऐसे 1 हॉर्स पावर, ठीक है ना, हॉर्स पावर भी हम जो है पावर के लिए यूज करते हैं, वाटेज के लिए यूज करते हैं। तो हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, ठीक है ना। इसको 1 एचपी, तो 1 एचपी कितने के बराबर हो जाएगा? 746 वाट, ठीक है। तो 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये भी ठीक है, चल जाएगी डेफिनेशन। आप अगर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि पावर क्या होता है? W अपॉन टी होता है ना। तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अब देखिए यहां पे एक चीज आप और समझिए कि ये इलेक्ट्रिक पावर हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? P इंटू टी हो गया। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या है? यही आपकी एनर्जी है, ठीक है ना, यही आपकी एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है ना।
तो मैंने आपको कहा था ना कि वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना, तो ये एक तरीके से वर्क ही है ये। तो अब वर्क है तो इसके हिसाब से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वर्क डन की एक तो यूनिट होती है जूल, ठीक है, और इसके हिसाब से आ जाएगी वाट सेकेंड, ठीक है ना, वाट सेकेंड, यानी कि कितनी वाट कंज्यूम होगी एक सेकेंड के अंदर, वो आपकी एनर्जी बताएगा। अब होता क्या है कि सेकेंड्स के हिसाब से हम एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेकेंड आपका अप्लायंस चला उसमें आपका मीटर रीडिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेकेंड्स के बजाय हम आवर्स से डील करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हमने यूनिट बढ़ा दी, सेकेंड्स के बजाय हमने क्या ले लिया, आवर्स ले लिया, तो हमें वाट को ही बढ़ाना पड़ेगा, तो वाट की जगह फिर हमने इससे क्या ले लिया, किलो वाट ले लिया, ठीक है। तो नई यूनिट आपकी क्या बन गई, किलो वाट आवर, तो ये आपकी कमर्शियल यूनिट बनती है, ठीक है ना, किलो वाट आवर। और इसीलिए और इसी में ट्रेडिंग की जाती है, इसलिए इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट, की कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि कितने पावर का है, 1 किलोवाट का है, और वर्क्स फॉर 1 आवर, और वो 1 घंटे काम करता है। तो 1 किलोवाट पावर का कोई भी अप्लायंस अगर 1 घंटे काम करता है तो उस दौरान 1 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेगा, या फिर ये कह लो कि 1 यूनिट जो है वो रिलीज कर देगा, ठीक है ना, 1 यूनिट के बराबर उसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, कितना जूल होता है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको ओपन कर लीजिए बस, किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, और आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 16 × 60, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड, वाट सेकंड हुआ। और वाट सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, ठीक है ना, या तो जूल कह लो या वाट सेकंड कह लो, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जी क्लियर है। तो कमर्शियल यूनिट जब भी आप ध्यान रखना कि जब भी हम यूज करेंगे तो वहां पे हम किलोवाट आवर यूज करते हैं, जबकि जनरली क्या होती है, वाट सेकंड होती है। तो आपने देखा होगा आपका जो भी मीटर लगा होता है घर में तो केवी में लगा होता है, 1 केवी 2 केवी किलोवाट, ठीक है ना, उस हिसाब से। नेक्स्ट वी हैव हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। तो ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि होता क्या है कि जब भी किसी कंडक्टिंग डिवाइस को हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। तो अब यही इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि बहुत स्मूथली ड्रिफ्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन मिलियंस में होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपस में भी कोलाइड करेंगे। और अगर मटेरियल आप ऐसा ले लो जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ब्लॉक करेगा, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को तो एनर्जी मिल रही है क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगे। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो उस वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं, जूल्स हीट, ठीक है ना। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, तो ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। एक तरीके से वर्क डन ही है, एनर्जी क्या है, वर्क डन ही है, ठीक है ना। अब वर्क डन किसके बराबर आया था, हमारा पावर इनटू टाइम आया था, और ये जो वर्क डन है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है ना। अब ये एनर्जी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यहां इस केस में कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी, तो इसको H से डिनोट कर दो, ये हीट एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए किसी ऐसे मोटर में लगी है जो मोटर को घुमा रही है, ठीक है ना, या मशीनरी को घुमा रही है, तो वहां पे ये कैसी हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना, मूव कर रही है मशीन पार्ट्स को, ठीक है। तो ये एनर्जी है जो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर यही एनर्जी मान लीजिए किसी लाइट के साथ लगा दूं तो वहां पे ये किस में बन जाएगी, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन, कितना वर्क डन है, ठीक है ना, बाय ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट कितना वर्क डन कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वही आपका क्या है, एनर्जी है। When potential difference is applied across a conductor, then the free electrons present in the conductor gets accelerated. During the motion, the free electrons collide with the ions or atoms of the conductor. Thus, work done is converted into heat.
ठीक है ना। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रिफ्ट करते हैं किसी मेटल के अंदर, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, और उस कोलिजन की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर आयंस होते हैं, तो आयंस भी इस तरीके से ही करेंगे। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे एनोड्स के बीच में, तो आयंस जब मूव करेंगे लिक्विड के अंदर, तो वो आयंस आपस में कोलाइड करेंगे, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल, बहुत आसान है इसको निकालना। इस सारे तामझाम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप अगर डिटेल में करना चाहो तो समझ लो, बाकी सिंपल देखिए यहीं से निकाल लेते हैं कि हमने जो पीछे जो एक्सप्रेशन किया था, पावर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक तो आई थी वी आई, एक आई थी आई स्क्वायर आर, और एक आई थी वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। और देखिए वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन हमने निकाला था पीटी, ठीक है ना। भाई पावर किसके बराबर है, W अपॉन टी है, तो W किसके बराबर हो गया, PT के बराबर हो गया। तो यहां पे ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, हीट एनर्जी की बात कर रही है, H से डिनोट कर देते हैं। तो हीट एनर्जी किस किस के बराबर हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है ना। तो पावर की ये तीन वैल्यूज हैं, इनके साथ अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी हीट एनर्जी निकल गई। तो पावर एक ये ले लीजिए वी आई टी, ये ले लो, या फिर ये ले लो आई स्क्वायर आर और फिर साथ में टी लगा दो, या फिर ये ले लो वी स्क्वायर अपॉन आर साथ में टी लगा दो, तो ये आपकी हीट एनर्जी हो गई, ठीक है ना। तो ये, तो इसको याद रखना बहुत आसान है, बस पावर की वैल्यूज हैं, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। तो वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, यहां पे हम कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, हीट एनर्जी ले रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो H इज इक्वल टू हमने निकाला आई स्क्वायर आर टी वी आई टी और वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये हमारी हीट की एक्सप्रेशन है। अब ये कह रहा है कि किस किस फैक्टर्स पे हीट डिपेंड करेगी। तो देखिए द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब मान लीजिए कोई हीटर की कोयल है, कोई हीटर का वायर है, ठीक है। अब उसमें जितना ज्यादा आप करंट दोगे उतने ज्यादा वो गर्म होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, तो हमें जनरली पता है कि जो हीटर की कोयल होती है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक करेगा, और जितना ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे, और उस वजह से उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तीसरा, टाइम, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, टाइम पे क्यों डिपेंड करेगा, मान लीजिए एक हीटर को आपने जस्ट 10 सेकंड के लिए ऑन किया और वहीं दोबारा उसको आपने 60 सेकंड्स के लिए ऑन किया, तो दोनों में बताओ हीट कितनी, हीट जो प्रोड्यूस होगी उसमें वेरिएशन आएगा ना। जिसको आप 10 सेकंड के लिए ऑन करोगे उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी, बजाय कि उसको जिसको आपने 60 सेकंड्स तक ऑन किया है, ठीक है ना। तो वही है, जितना ज्यादा हम टाइम देंगे, जितनी देर तक हीटर को ऑन करके रखोगे उतनी ही ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय ए कंडक्टर डिपेंड्स। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस, करंट के हीटिंग इफेक्ट्स को हम कहां कहां यूज करते हैं। तो देखिए काफी सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। रूम हीटर में हम यूज करते हैं, ठीक है ना, गीजर में हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, ठीक है, ये तो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हो गए। ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, ठीक है ना, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो नॉर्मल जो बल्ब थे ना, जो पहले आया करते थे कन्वेक्शनल बल्ब, उसके अंदर फिलामेंट होता था, वो फिलामेंट किसका बनता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, ठीक है। तो क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या करता है ये, ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट विच अपीयर्स एज हीट, तो जो भी पावर कंज्यूम करता है उसको दो तरीके से कन्वर्ट करता है, हीट और लाइट। तीसरा कैटेगरी है इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो फ्यूज वायर तो आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं,
तो ये भी इस तरह के वायर होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है। तो होगा क्या कि जैसे ही एक लिमिट से ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये भी हीट होगा, ठीक है ना। जब मैंने आपको कहा था ना कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, तो करंट अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है तो इसलिए ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो भी अप्लायंसेज हैं जिनको कम करंट चाहिए वो आपके सेफ हो जाएंगे। जैसे ज्यादा करंट आएगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और आपके अप्लायंसेज जो हैं बच जाएंगे। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.